नमस्ते छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्यवहारिक हिंदी पाठ नंबर 14 पल्लवन लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी इस संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पल्लवन इस पाठ का विस्तृत अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ नंबर 14 पल्लवन लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी। कृति नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है। शीतल, सर आपने बिल्कुल सही कहा। सर आपने बिल्कुल सही कहा। यहां से लेकर सीमा के अंतर्गत किया जाता है। सीमा के अंतर्गत किया जाता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80। यहां पर ये पद्यांश है। तो चलिए इस गद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, पल्लवन में इनका अर्थ स्पष्ट करके विस्तार किया जाता है। पल्लवन में इनका अर्थ स्पष्ट करके विस्तार किया जाता है। इस प्रकार आकृति निकालकर 4 जवाब लिखकर यह कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2, कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल है। पहला है, इसे जाने बिना पल्लवन कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। इसे जाने बिना पल्लवन कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। और आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है, पल्लवन का अर्थ। पल्लवन का अर्थ। 2 जवाब लिखकर यहां पर भी हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, पल्लवन को अंग्रेजी शब्द यानी पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। दूसरा सवाल है, पल्लवन का विस्तार इतने शब्दों में करते हैं। तो पल्लवन का विस्तार कितने शब्दों में करते हैं, जवाब में हमें लिखना है। इस प्रकार आकृति निकालकर चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3, निबंध में विस्तार के लिए इसका आधार लिया जाता है। और सवाल नंबर 4, पल्लवन में विषय विस्तार इसके अंतर्गत किया जाता है। पल्लवन में विषय विस्तार इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर हमें जवाब लिखना है। और कृति नंबर 4, कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है विस्तार। विस्तार शब्द का विलोम शब्द हमें लिखना है, विपरीत शब्द, अपोजिट शब्द। दूसरा शब्द है आसान। आसान शब्द का भी विलोम शब्द जवाब में हमें लिखना है। तीसरा शब्द अस्पष्ट। अस्पष्ट शब्द का विलोम शब्द। और चौथा शब्द है नासमझ। नासमझ शब्द का विलोम शब्द हमें जवाब में लिखना है चौकट निकालकर। आकृति नंबर 5, सोमत का सवाल है। अभिव्यक्ति का सवाल, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। तो इस प्रकार पहली कृति में जो गद्यांश दिया हुआ है उस गद्यांश में आपको इन 5 कृतियों के जवाब ढूंढने के बाद मिलेंगे। तो चलिए जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, जवाब। कृति नंबर 1, जवाब। पहली कृति थी
कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, पल्लवन में इनका अर्थ स्पष्ट करके विस्तार किया जाता है। 4 जवाब पूछे गए थे। पहला जवाब है शब्द पल्लवन में इनका अर्थ स्पष्ट करके विस्तार किया जाता है। तो शब्द, नंबर 2 सूक्ति, नंबर 3 उद्धरण और नंबर 4 लोकोक्ति। शब्द, सूक्ति, उद्धरण और लोकोक्ति। कृति नंबर 2, दूसरी कृति पूछी गई थी, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, इसे जाने बिना पल्लवन कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। इसे जाने बिना पल्लवन कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। जवाब है परिभाषा और विशेषताएं। परिभाषा, विशेषताएं। दूसरा सवाल पूछा गया था आकृति पूर्ण कीजिए में, पल्लवन का अर्थ। 2 जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं, विस्तार और फैलाव। पल्लवन का अर्थ है विस्तार और दूसरा अर्थ है फैलाव। तीसरी कृति पूछी गई थी, उत्तर लिखिए। पहला सवाल पूछा गया था, पल्लवन को अंग्रेजी शब्द। पल्लवन को अंग्रेजी शब्द है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। पल्लवन का विस्तार इतने शब्दों में करते हैं। जवाब 200 से 300 शब्दों में। तीसरा सवाल, निबंध में विस्तार के लिए इसका आधार लिया जाता है। निबंध में विस्तार के लिए इसका आधार लिया जाता है। जवाब है कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। और चौथा सवाल पूछा गया था, पल्लवन में विषय विस्तार इसके अंतर्गत किया जाता है। पल्लवन में विषय विस्तार इसके अंतर्गत किया जाता है। और जवाब है एक निश्चित सीमा। एक निश्चित सीमा। चौथा सवाल पूछा गया था शब्द संपदा पर। शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला सवाल था विस्तार। विस्तार शब्द का विलोम शब्द है संक्षिप्त। दूसरा शब्द आसान। आसान शब्द का विलोम शब्द है कठिन। तीसरा शब्द अस्पष्ट। अस्पष्ट शब्द का विलोम शब्द है स्पष्ट। और चौथा शब्द नासमझ। नासमझ शब्द का विलोम शब्द, विपरीत शब्द, अपोजिट शब्द है समझ। नासमझ, समझ। और पांचवा सवाल अभिव्यक्ति पर सवाल पूछा गया था। सोमत का सवाल पूछा गया था, ढाई आकर प्रेम का पड़े सो पंडित होई, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हिंदी में जो शब्द प्रेम शब्द है प्रेम, उसमें ढाई अक्षर हैं, लेकिन कबीर का मतलब गहरा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वह ढाई अक्षर प्रेम के पूरे होते हैं। प्रेम करने वाला एक, जिसको प्रेम करता है वह दो, और दोनों के बीच में कुछ है अज्ञात, वह ढाई। उसे क्यों कबीर आधा कहते हैं? ढाई क्यों? 3 कह सकते हैं। आधा कहने का बड़ा मधुर कारण है। कबीर कहते हैं कि प्रेम कभी पूरा नहीं होता। कितना ही पूरा होता जाए वह परमात्मा जैसा है। कितना ही विकसित होता जाए फिर भी विकास जारी है। जैसे प्रेम का जो अधूरापन है वह उसकी शाश्वतता है। इसे ध्यान में रखना कि जो भी चीज पूरी हो जाती है वह मर जाती है। पूर्णता मृत्यु है। सिर्फ वही जी सकता है जो शाश्वत है, जो शाश्वत रूप से अपूर्ण है, अधूरा है, आधा है। और तुम कितना ही भरो वह अधूरा रहेगा। आधा होना उसका स्वभाव है। तुम कितने ही तृप्त होते जाओ फिर भी तुम पाओगे कि हर तृप्ति और अतृप्त कर जाती है। यह ऐसा जल नहीं है कि तुम पी लो और तृप्त हो जाओ। यह ऐसा जल है कि तुम्हारी प्यास को और बढ़ाएगा। इसीलिए प्रेमी कभी तृप्त नहीं होता, और इसीलिए उसके आनंद का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आनंद का वही अंत हो जाता है जहां चीजें पूरी हो जाती है। कामी तृप्त हो सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेम आदि अनादि है। इस जगत में प्रेम परमात्मा का प्रतिनिधि है।
परमात्मा कभी पूरा नहीं होगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। उसकी पूर्णता बड़ी गहन अपूर्णता जैसी है। उस पूर्ण में और पूर्ण को डाल दो तो भी वह उतना ही रहता है जितना था। वह जैसा है वैसा ही है, उसमें घट बढ़ नहीं होती। प्रेम भी जैसा पहले दिन होता है वैसा ही अंतिम दिन भी होगा। तो चलिए कृति नंबर 2 देखते हैं। कृति नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है रिदिम। सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ, पल्लवन में क्या विचार के साथ, यहां से लेकर हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 और 81, 80 और 81। तो चलिए इस गद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इसकी आवश्यकता होती है। पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार 4 कोने में 4 चौकट निकालकर हमें जवाब लिखकर संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। यह पद प्राप्त करने के लिए भी पल्लवन कला का अवगत होना आवश्यक है। यह पद प्राप्त करने के लिए भी पल्लवन कला का अवगत होना आवश्यक है। अब कौन से पद प्राप्त करने के लिए पल्लवन कला का अवगत होना आवश्यक है? ये जो 4 कलाएं हैं उसका वह कलाएं जो है वह हमें जवाब में लिखने हैं। 4 चौकट निकालकर इस प्रकार आकृति निकालकर उसके अंदर हमें जवाब लिखने हैं। कृति नंबर 3, कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। इन व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। इन व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। अब वह कौन से व्यवसाय हैं? 4 व्यवसाय हमें जवाब में लिखने हैं। इस प्रकार आकृति निकालकर उसके अंदर जवाब लिखने हैं। कृति नंबर 4, कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। सभी सवालों के जवाब आपको परिच्छेद में मिल जाएंगे। नंबर 1, अच्छा। अच्छा शब्द का वचन बदलकर हमें जवाब में लिखना है। नंबर 2, बच्चा। नंबर 3, कहानियां। कहानियां शब्द का वचन बदलकर हमें लिखना है। और नंबर 4, कला। कला शब्द का वचन बदलकर हमें लिखना है। एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन। ठीक है। और सवाल नंबर 5, कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति का सवाल, सोमत का सवाल। लालच का फल बुरा होता है। लालच का फल बुरा होता है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। लालच का फल बुरा होता है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। तो चलिए 5 कृतियां देखने के बाद उनके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 2, जवाब। पहला सवाल पूछा गया था कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इसकी आवश्यकता होती है। पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इसकी आवश्यकता होती है। जवाब है नंबर 1, विश्लेषण। नंबर 2, संश्लेषण। नंबर 3, तार्किक क्षमता। और नंबर 4, अभिव्यक्तिगत कौशल। अभिव्यक्तिगत कौशल। कृति नंबर 2, कृति नंबर 2, उसके जवाब देते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था, सवाल पूछा गया था यह पद प्राप्त करने के लिए भी पल्लवन कला का अवगत होना आवश्यक है। तो चलिए जवाब देखते हैं। जवाब में पहला है उत्कृष्ट वक्ता। उत्कृष्ट वक्ता, यह पद प्राप्त करने के लिए भी पल्लवन कला का अवगत होना आवश्यक है। पत्रकार, नेता
और नंबर 4 प्रोफेसर। यह पद प्राप्त करने के लिए पल्लवन कला का अवगत होना आवश्यक है। कृति नंबर 3, कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, इन व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। इन व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। नंबर 1 कहानी लेखन, नंबर 2 संवाद लेखन, नंबर 3 विज्ञापन और नंबर 4 समाचार। इन 4 व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। कृति नंबर 4, कृति नंबर 4 शब्द संपदा पर कृति पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अच्छा, अच्छे, बच्चा, बच्चे, कहानियां, कहानी, कला, कलाएं, कला, कलाएं। और सवाल नंबर 5, कृति नंबर 5 अभिव्यक्ति पर, सोमत पर पूछी गई थी। लालच का फल बुरा होता है। इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। तो जवाब, हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। धन, लोलुपता या लालच ऐसी बुरी चीज है कि उसके फेर में पड़कर मानव कई बार मानवता तक को ताक पर रख देता है। सत्ता लिप्सा, धन लोलुपता, पद लोलुपता के चलते व्यक्ति किसी भी सीमा तक घिर जाता है। चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग और मोहम्मद गौरी भी हमारी ही इस तरह इंसान थे। पर इतिहास गवाह है कि धन संपत्ति के लोभ में उन्होंने हैवानियत का ऐसा नंगानाच दिखाया कि इंसानियत कराह उठी तथा व्याकुल जनता त्राही त्राही कर उठी। मानव जीवन में कामनाओं, लालसाओं का एक अटूट सिलसिला चलता ही रहता है। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद कुछ और भी प्राप्त करने की इस मायाजाल से मनुष्य मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक उन्हें मुक्त नहीं हो पाता। अधिकांश को धन की लालसा होती है, लेकिन सुख का निवास मन है और मन से ही व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। संतोषी व्यक्ति मन से संतुष्ट रहता है, अतः वह सदा सुखी होता है। मन के इस संतोष असंतोष में ही यह रहस्य छिपा है कि क्यों एक कष्टों से जीवन व्यतीत करने वाला निर्धन व्यक्ति भी अपनी लुटिया कुटिया लिए अपने परिवार समेत संतुष्ट और सुखी रहता है, तथा एक धन कुबेर सारे ऐश्वर्य भोगता हुआ भी अंतकरण में भयभीत, असंतुष्ट और दुखी रहता है। दरअसल निर्धन तो जो कुछ उसे थोड़ा बहुत प्राप्त होता है उसी को परमपिता परमात्मा का प्रसाद समझकर संतुष्ट और सुखी हो जाता है, किंतु धनवान अपना सारा जीवन धन लिप्सा में गुजार देता है। वह निरंतर यही सोचता रहता है कि उसे ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए तथा वो भी और सब कुछ उसे ही मिल जाए। ऐसे ही कामनाएं करते धरते उसका जीवन तो बीत जाता है, लेकिन वह कभी भी जीवन का अर्थ नहीं समझ पाता। तो चलिए कृति नंबर 3 देखते हैं। अगला गद्यांश, कृति नंबर 3, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, मितवा, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। यहां से लेकर कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म के लिए प्रेरित करता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 81 और 82। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 81 और 82। तो चलिए इस गद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है पल्लवन की विशेषताएं। पल्लवन की विशेषताएं इस प्रकार 4 चौकट निकालकर हमें 4 जवाब लिखकर संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। पल्लवन लिखने की शैलियां, पल्लवन लिखने की शैलियां, 4 शैलियां जवाब में हमें लिखने हैं।
कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है पल्लवन की प्रक्रिया। पल्लवन की प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया हमें जवाब में लिखनी है और कृति पूर्ण करनी है। और कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नंबर 1 लड़का, नंबर 2 लंबा, नंबर 3 भला और नंबर 4 अध्यापिका। नंबर 4 अध्यापिका। और सवाल नंबर 5 अभिव्यक्ति पर सवाल है। सोमत का सवाल, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। तो चलिए इन 5 कृतियों के जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 3 जवाब। पहली कृति पूछी गई थी, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था पल्लवन की विशेषताएं। कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता और प्रवाहमयता। इसके अलावा और भी पाठ्यपुस्तक में यानी कुल मिलाकर 9 विशेषताएं दी गई हैं। दूसरी विशेषताएं भी आप जवाब में लिख सकते हो। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। पल्लवन लिखने की शैलियां। पल्लवन लिखने की शैलियां, इसमें विषय प्रवर्तन पहले वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। और नंबर 4 प्रारंभ, मध्य और उपसंहार प्रस्तुत करना चाहिए। प्रारंभ, मध्य और उपसंहार प्रस्तुत करना चाहिए। तो यह 4 शैलियां लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। अगली कृति, कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था पल्लवन की प्रक्रिया। पल्लवन की प्रक्रिया, 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। पहला जवाब है विषय को भली भांति पढ़ना समझना चाहिए। विषय को भली भांति पढ़ना समझना चाहिए। नंबर 2 विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना। नंबर 3 शब्द सीमा पर ध्यान देकर पल्लवन करना। शब्द सीमा पर ध्यान देकर पल्लवन करना। और नंबर 4 अन्य पुरुष में पल्लवन करना। अन्य पुरुष में पल्लवन करना। कृति नंबर 4 शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था, कृति पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नंबर 1 लड़का, जवाब है लड़की। लंबा, जवाब लंबी। भला, जवाब भली। और चौथा शब्द है अध्यापिका और जवाब है अध्यापक। अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द अध्यापक। कृति नंबर 5 अभिव्यक्ति पर सवाल पूछा गया था। सोमत का सवाल, नर हो न निराश करो मन को, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। नर हो न निराश करो मन को, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। जवाब, यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल्य के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सबके पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं। यदि उसका मन ही परिचित हो जाएगा, पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा।
उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। अगला गद्यांश कृति नंबर 4। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है गीत। पद्यांश गीत। जी सर, अब हमें समझ में आया। जी सर, अब हमें समझ में आ गया है। सर, मैं एक सूक्ति जानता हूं। वहां से लेकर चर्चा को विराम देते हैं। चर्चा को विराम देते हैं। पाठ की आखिरी पंक्ति, अंतिम पंक्ति, चर्चा को विराम देते हैं। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82 और 83। 82 और 83। तो चलिए कृतियां देखते हैं। इस गद्यांश पर कुछ कृतियां। कृति नंबर 1। कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल हैं। पहला है, यह मानव की बौद्धिक संपदा है। यह मानव की बौद्धिक संपदा है। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। और दूसरा सवाल है, इस प्रकार का कार्य जीवन को आपत्तियों से भर लेता है। इस प्रकार का कार्य जीवन को आपत्तियों से भर लेता है। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें भी 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है, यह महान मानवीय विचार है। यह महान मानवीय विचार है। अहित करने वाले का महान मानवीय विचार क्या है और कांटे बिछाने वाले के लिए महान मानवीय विचार क्या है, यह हमें जवाब में लिखना है। दूसरा सवाल, वृक्ष यह देता है। वृक्ष यह देता है। पत्थर मारने वाले को वृक्ष क्या देता है और निष्पीड़न करने वाले को भी वृक्ष क्या देता है, यह हमें जवाब में लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, उत्तर लिखिए। पहला सवाल, यह कार्य कष्टदायक होते हैं। यह कार्य कष्टदायक होते हैं। इस प्रकार आकृति निकालकर जवाब लिखकर जवाब लिखना है। नंबर 2, बिना विचार किया गया कार्य इसका कारण बनता है। बिना विचार किया गया कार्य इसका कारण बनता है। सवाल नंबर 3, भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत जो इस गद्यांश में उनका नाम आया है, चौकट निकालकर जवाब लिखना है। और इसके साथ उपकार करें। इसके साथ उपकार करें। सभी सवालों के जवाब आपको परिच्छेद में मिल जाएंगे। कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर कृति है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। नंबर 1, सफल, मानव, स्वभाव, उपयोग। इनके प्रत्ययुक्त शब्द लिखने हैं जो परिच्छेद में आए हुए हैं। और कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति पर कृति है। सोमत पर, सोमत का सवाल, जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल। इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। तो चलिए 5 कृतियों के जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 4, जवाब। पहली कृति पूछी गई थी, उसके जवाब देखते हैं सबसे पहले। कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था, यह मानव की बौद्धिक संपदा है। यह मानव की बौद्धिक संपदा है। 2 जवाब, एक विवेक बुद्धि और दूसरा ज्ञान। विवेक बुद्धि ज्ञान, यह मानव की बौद्धिक संपदा है। दूसरा सवाल पूछा गया था, इस प्रकार का कार्य जीवन को आपत्तियों से भर लेता है। जवाब, अविवेकी कार्य और दूसरा मूर्खतापूर्ण कार्य जीवन को आपत्तियों से भर लेता है। दूसरी कृति पूछी गई थी, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें भी 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, यह महान मानवीय विचार है। अहित करने वाले का और दूसरा कांटे बिछाने वाले के लिए महान मानवीय विचार क्या है, जवाब में पूछा गया था। अहित करने वाले का हित सोचना चाहिए, यह महान मानवीय विचार है। और कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना चाहिए, यह महान मानवीय विचार है।
दूसरा सवाल, वृक्ष यह देता है। अब पत्थर मारने वाले को क्या देता है और निष्पीड़न करने वाले को क्या देता है, यह हमें जवाब लिखना था। अब पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है और निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देता है। सवाल नंबर 3, कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। पहला सवाल, यह कार्य कष्टदायक होते हैं। यह कार्य कष्टदायक होते हैं, जवाब देखिए। विचार शून्य, कार्य कष्टदायक होते हैं। बिना विचार किया गया कार्य इसका कारण बनता है, जवाब पश्चाताप। बिना विचार किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। सवाल नंबर 3, भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत, संत कबीर। और सवाल नंबर 4, इसके साथ उपकार करें। इसके साथ उपकार करें, अपकारी के साथ उपकार करें, अपकारी के साथ उपकार करें। सवाल नंबर 4, कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर कृति पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। सफल, सफलता, ता प्रत्यय लगा हुआ है। मानव, मानवता। स्वभाव, स्वाभाविक, एक प्रत्यय लगा हुआ है। उपयोग, उपयोगी, उपयोग, उपयोगी। कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति पर कृति थी। सोमत का सवाल, जो तो को काटा बुए ताही बोई तू फूल, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। जवाब, संसार में शुभचिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है, सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्षों को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दें। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो जाता है, घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है, अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। तो इस प्रकार हम लोगों ने व्यवहारिक हिंदी पाठ नंबर 14 पल्लवन, इस संपूर्ण पाठ पर कुछ कृतियां और उसके जवाब का अध्ययन किया है। अगर यह कृतियां और जवाब आपको पसंद आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।